वॉल्यूम 2 पेज नंबर 593। वॉल्यूम 2 पेज नंबर 593। सवाल है ड्राफ्ट। मैं आपके जज्बों को दाद देता हूँ, ऐसे बच्चे चाहिए, बाकी जो नहीं आए हुए वो ना आए। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पंखड़ी लिमिटेड फॉर पेज नंबर कभी भी नहीं मिलेगा फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 शो द फॉलोइंग अमाउंट्स। ओके, एसेट्स आ रहे हैं ना ना, पेज नहीं बताना, बता दिया हुआ। टोटल एसेट्स 2700 वॉल्यूम 2 में। टोटल लाइबिलिटीज 1620। ऑनलाइन वालों की अच्छा किताब नहीं आई तो ये सफल अटैच करना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 398। While reviewing the draft financial statements, following matters have been noted. टीएल ने, ये आगे जगह है आपने आने दो, टीएल ने कमेंस की है डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट। टीएल ने नई प्रोडक्ट की डेवलपमेंट शुरू की है ऑन यकम जनवरी 2017। तो लिखें सफ़े के ऊपर डेवलपमेंट यकम जनवरी 17 स्टार्ट हुई। वो जो IS 38 में लिखते होते थे बातें, ज़रा रिवाइज हो जाए सारा। टीएल कमेंस डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट ऑन यकम जनवरी 17। यकम जनवरी 17 को नई प्रोडक्ट की डेवलपमेंट शुरू की। फॉलोइंग डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट हैव बीन इनकर्ड अप टू द लॉन्चिंग डेट ऑफ यकम अक्टूबर 17 एंड हैव बीन कैपिटलाइज्ड एज इंटेंजिबल। ओके, जी डेवलपमेंट स्टार्ट कब हुई? यकम जनवरी 17। लॉन्च कब हुई प्रोडक्ट? यकम अक्टूबर 17। देखो कितनी कुर्बानी कर रहे हो, आपको देख के मुझे अपना बचपन याद नहीं आ रहा। अच्छा, स्टाफ सैलरी, इक्विपमेंट, कंज्यूमेबल्स, कंसल्टेंट फीस। अच्छा, अगर और कुछ ना लिखा हो तो IS 16 की रोशनी में बताएं, IS 38 की रोशनी में स्टाफ सैलरीज कैपिटलाइज होंगी, क्योंकि हमें अभी तक ये लग रहा है डेवलपमेंट शुरू हुई भी है। कंज्यूमेबल्स भी कैपिटलाइज होंगे, लैब में यूज़ हो रहे होते हैं। इक्विपमेंट है कोई, ये तो टेंजेबल है, इसकी लाइफ 5 साल है। कंसल्टेंट फी 212। द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन वर मेट ऑन यकम मार्च 17। रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मेट ऑन रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मेट हुआ यकम मार्च 17। तो जनवरी फरवरी 2 महीने बुरी वाली डेवलपमेंट चली, और मार्च अप्रैल मई जून होंट लाइन जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर वाले वापस ले लें, अक्टूबर अपने अंदर 7 महीने। दो महीने बुरी वाली डेवलपमेंट चली और 7 महीने अच्छी वाली डेवलपमेंट चली। लेबॉर्ट्री बंद करके साइंसदानों से सफेद वाले कपड़े उतरवा के उनको किस दिन रवाना कर दिया? यकम अक्टूबर 17। याद रखिएगा ये कॉस्ट 9 मंथ्स की है, ये कॉस्ट 9 मंथ्स की है। कंसल्टेंट फी तो कोई कंसल्टेंट को किसी दिन बुलाया होगा, इसको भी 9 मंथ्स की कर दें, कोई नहीं, साथ साथ भी लेते नहीं होंगे, कुछ नहीं बताया। तो ये कॉस्ट कितने महीनों की है? 9 मंथ्स की, कुछ भी नहीं बताया हुआ। अच्छा, कॉस्ट को कब से कब तक लिया करेंगे, लिखा ही नहीं हुआ। फॉलोइंग डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हैव बीन इनकर्ड अप टू यकम अक्टूबर 17। ये कॉस्ट कब तक होती रही? अगर ये लाइन इतनी वाज़ेह ना भी लिखी होती ना, तो एक बार याद रखिएगा, जब प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाती है ना, उसके बाद लैब बंद कर दी जाती है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट रोक दी जाती है। तो बता दें ये कब तक खर्चे होते रहे? यकम अक्टूबर 17 तक। शुरू कब हुए? तो ये खर्चे कितने महीने के? 9 मंथ्स के।
द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया वाज मेट ऑन जोकम मार्च। इससे ऑनवर्ड्स अच्छी वाली डेवलपमेंट, इससे पीछे ऑल कॉस्ट हैव बीन इनकर्ड इवनली, शुक्र है, ऑल कॉस्ट हैव बीन इनकर्ड इवनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 9 मंथ्स है हमारा, ड्यूरिंग द पीरियड एक्सेप्ट इक्विपमेंट, ऑल कॉस्ट हैव बीन इनकर्ड इवनली। वो जो कोई कंफ्यूजन आ रही थी जहन में, उसने रिमूव कर दी, सारी कॉस्ट इवनली एक्रू हो रही हैं एक्सेप्ट फिक्स्ड एसेट जो कि आपने स्पेसिफिकली बाय की है यकम जनवरी 17 को। तो सैलरी स्टाफ को हर महीने के एंड पे देते होंगे, रॉ मटेरियल वगैरह लैब में हर महीने के एंड पे खरीदते होंगे, कंसल्टेंट को फीस हर महीने के एंड पे देते होंगे, 9 महीने तक देते रहे हैं। टीएल ने एस्टिमेट किया कि इसकी इंटेंजिबल की लाइफ 10 साल है। हाउएवर टीएल हैज नॉट चार्ज एनी अमाउंट। ये तो रॉन्ग एंट्री है, एक ऊपर भी रॉन्ग एंट्री हुई है, वो मैंने छुपाई है, ये भी रॉन्ग एंट्री है। ओके, ये जो मैंने काली पट्टी में फिगरें छुपाई है ना अंग्रेजी, ये असल में अब जज करने वाली चीज होती है असल, कि क्या रॉन्ग एंट्री है क्या ओरिजिनल है। काली पट्टी के अलावा वाले डेटे में देखें, आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का जिक्र तक नहीं मिलेगा कि अकाउंटेंट ने क्या किया। द प्रोजेक्ट स्टार्टेड, फॉलोइंग खर्चे इनकर्ड, रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मेट, ऑल कॉस्ट इवनली, इक्विपमेंट बॉट ऑन यकम जनवरी, लाइफ 10। काली पट्टी के नीचे लिखा होगा अकाउंटेंट ने क्या किया। तो इसलिए काली पट्टी को काली पट्टी रहने दें, पहले ओरिजिनल एंट्रीज कर दें, 4-5 मिनट लेते हैं, पहले ओरिजिनल एंट्रीज कर देते हैं। मुझे कॉस्ट बता दें, 30, 90 और 212 कितना बन रहा है? 30, 90 और 212, 332। वैसे आप ये भी कर सकते थे, 692 में से 360 माइनस कर देते। 332 9 महीने की कॉस्ट है, ये किसी एक दिन की कॉस्ट है। कुछ खर्चे आहिस्ता आहिस्ता किए जाते हैं, कुछ फौरन, इक्विपमेंट फौरन खरीदा है। चलें जी, अब डेट्स डालने की भी जरूरत नहीं है, बस ओरिजिनल एंट्रीज। ओरिजिनल एंट्रीज 7 महीने, ये वर्किंग है, फेस पहले सफे पे आएगा सवाल के। 7 महीने एक्सपेंस में डालने हैं और 2 महीने एक्सपेंस में डालने हैं और 7 महीने कैपिटलाइज करने हैं। ओके, तीस, 90 और 212। 30, 90 और 212 जी, 332। अगर प्रोजेक्ट 9 महीने चला तो फिर तनख्वाहें भी 9 महीने के, डिवाइड बाय 12 से नहीं करना, डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 2। बैलेंसिंग भी निकाल सकते हैं, और बैलेंसिंग ही निकालना ज्यादा बेहतर है, टाइम ज़्यादा होता है पेपर में। लॉजिकली 7/9 जी, 258। ना जाओ भाई ना जाओ, चलो चलो जो भी करना है करो। भाई लेट हो गया आप। आगे जी, इक्विपमेंट की कॉस्ट बताएं। 360, ये भी लाइफ छोड़ें, 360। इसकी जरा एंट्री करें। पीपी डेबिट, इंटेंजिबल डेबिट कहाँ से हो गया? इंटेंजिबल डेबिट कहाँ से हो गया? पहले इसको खुद तो कैपिटलाइज कर लें। पीपी डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? 360 से। और आ रहे हैं अभी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अच्छा जी, अब मुझे बता दें
इक्विपमेंट ने कितने साल इस्तेमाल होने हैं? इक्विपमेंट ने कितने साल इस्तेमाल होने हैं? 5 साल। 5 साल इक्विपमेंट ने इस्तेमाल होने हैं। अगर मैं 360 को डिवाइड करूंगा 5 से, आप लोग जो लेट आए हो मैं आपको सामने रख के बातें कर रहा हूं, इधर उधर देखो। इक्विपमेंट ने कितने साल इस्तेमाल होने हैं? 5 साल। 360 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 साल की डिडक्शन आएगी। मुझे 1 साल की डिडक्शन मिल जाएगी 12 महीने की, 12 महीने की। और डेट ऑफ परचेज है 1 जनवरी 2017। ये 12 महीने की जो डिप्रिसिएशन है, इसमें से जितना अरसा जनवरी फरवरी बुरी वाली डेवलपमेंट चली, उस डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस में डालेंगे 12 महीने वाली को। उस 12 महीने से मार्च से सितंबर तक वाली को कैपिटलाइज करेंगे। और अक्टूबर में क्योंकि प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया है, तो फिर उसके बाद हमारी बला से कि लैब इक्विपमेंट कहां इस्तेमाल हुआ, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाली को भी एक्सपेंस में डालेंगे। तो जो हजरात लेट आए हैं, ये अरसा बुरी वाली डेवलपमेंट का है और ये अरसा अच्छी वाली डेवलपमेंट के। 2 महीने बुरी डेवलपमेंट चली है और 7 महीने अच्छी डेवलपमेंट चली है। इस दिन लैब बंद होगी और हमने साइंसदानों को घर भेज दिया। लैब इक्विपमेंट कब बाय किया? 1 जनवरी 17 को लैब इक्विपमेंट बाय किया, 1 जनवरी 17 को। हमारा साल कितने महीने इस्तेमाल हुआ? 12 महीने। 12 में से जनवरी फरवरी एक्सपेंस, मार्च से सितंबर कैपिटलाइज, अक्टूबर से दिसंबर एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन की एंट्री, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। लेकिन मेरे से जनरल एंट्रीज नहीं मांगी, इसलिए मैं अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन की जगह पीपीई ही क्रेडिट कर रहा हूं, किसी वजह से, क्योंकि मुझे जरा आसानी हो जाएगी। डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट। कॉस्ट 360, लाइफ, ये फैक्टर मुझे ऊपर देखते हैं, ये फैक्टर मुझे कितने साल की डिडक्शन देगा? 1 महीने, 1 साल की, 1 साल की 72। इस 72 का जनवरी फरवरी और अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5/12। इसमें जनवरी फरवरी बुरी वाली डेवलपमेंट है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में लैब में पड़ा रहा और मट्टी पड़ती रही और पुराना होता रहा। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हमारा कोई प्रोजेक्ट नहीं चला। 30। जैसे आप बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर देते थे ना, कैपिटलाइज करना बंद कर देते थे, जिस वक्त एसेट काबिल इस्तेमाल हालत में आ जाता था, तो जब लैब बंद हो गई तो अब डेप्रिसिएशन लैब इक्विपमेंट की हमारे प्रोजेक्ट में डालना बंद कर दे। पीछे कितने अरसे की डेप्रिसिएशन बची? इसको आप इनटेंजिबल एसेट में कैपिटलाइज कर दें। कब से कब तक की? मार्च से सितंबर तक की। बैलेंसिंग भी निकल सकती है और 72 इंटू 7/12 इसको कैपिटलाइज कर दें। चलिए नोट करो। आप दोनों जरा इधर देखो जी, मैं सवाल लेता हूं आपका, आप दोनों इधर देखो। हमने प्रोजेक्ट शुरू किया 1 जनवरी को, आप तीसरे भी इधर देख रहे हो। हमने प्रोजेक्ट शुरू किया 1 जनवरी को, 1 अक्टूबर तक इस पे खर्चे हुए हैं, स्टाफ को तनख्वाह दी है, कोई फैक्ट्री में रॉ मटेरियल खरीदे, लैब में रॉ मटेरियल खरीदे और कंसल्टेंट को फीस दी है। इन तीनों को जमा किया, हमारा टोटल खर्चा हो गया 332। द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया वॉज मेट ऑन 1 मार्च। तो इसका मतलब है 1 जनवरी से 1 मार्च तक बुरी डेवलपमेंट, यहाँ से यहाँ अच्छी डेवलपमेंट। तो हमने तीनों कॉस्ट को आसानी के लिए जमा कर लिया। इन तीनों को जमा करके 332 टोटल निकाल लिया। 332 तो कैश में तनख्वाहें वगैरह और सारी चीज़ें पे हुई हैं, इसको एक्सपेंस में डाल दिया, इसको कैपिटलाइज कर दिया। बाकी जो टेंजेबल खरीदा आपको पता है, उसकी तो खरीदने की अलग एंट्री होनी है। पीछे बच गया टेंजेबल इस्तेमाल कितना अरसा हुआ, तो ये इसकी डेप्रिसिएशन है जनवरी की, फरवरी की और अक्टूबर नवंबर दिसंबर की। अब किसी का सवाल है तो पूछे जी। क्या करना है इसको? कितने पे करवाने? 26 पे करवाने। ओके, उसकी अमोर्टाइजेशन निकालनी है, इंटेंजिबल की अमोर्टाइजेशन।
द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ इंटेंजिबल इज 10 years। इंटेंजिबल की लाइफ 10 साल है, लेकिन ये काबिल इस्तेमाल हालत में कब आया है? यकम अक्टूबर को। तो अमोर्टाइजेशन 10 साल से डिवाइड करेंगे तो 1 साल की आएगी। मुझे कितने महीने की चाहिए? 3 महीने की। तो यहां तक सवाल का डेटा बड़ा आसान था। अमोर्टाइजेशन डेबिट, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट और इंटेंजिबल एसेट क्रेडिट। जी, कॉस्ट जरा आपको निकालनी पड़ेगी, वो जरा देखें। 258 है। मार्च से सितंबर तक की सैलरीज, कंसल्टेंट की फीस और लैब में यूज होने वाला मटेरियल, इसमें जमा करेंगे कॉस्ट को जो कि कैपिटलाइज हुई है 42। टोटल कॉस्ट 300 मेरे इंटेंजिबल की कॉस्ट है। अगर मेरे से इंटेंजिबल का नोट मांगा जाए तो मैं इंटेंजिबल के नोट के मुंह पे डालूंगा 300 एडिशंस के नाम से। ये इंटरनली जनरेट किया मैंने 300। इसको डिवाइड करूंगा 10 से तो 1 साल की अमोर्टाइजेशन आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करूंगा 3/12 से तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर की अमोर्टाइजेशन आ जाएगी। अक्टूबर टू दिसंबर जी 7.5। अच्छा, अब एक स्किल है जो आपने अपने अंदर डेवलप करनी है, डेट इज सवाल पढ़ के अकाउंटेंट की गलत एंट्री पोस्ट करना। पोस्ट इसलिए करनी है कि उससे फिर ओरिजिनल कंपेयर करनी है। अब इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है सिवाय एक रूल के। अकाउंटेंट कैश की एंट्री नहीं भूलता, क्योंकि वो कैश आपकी जेब से जा रहा होता है ना, तो अकाउंटेंट कैश की एंट्री नहीं भूलता। ये एक बेसिक रूल है। इसके अलावा और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस एक रूल है, अकाउंटेंट कैश की एंट्री नहीं भूलेगा। और रॉन्ग एंट्री का अच्छा नाम होता है एंट्री पास्ड बाय अकाउंटेंट। रॉन्ग एंट्री तो ऐसी नाम चल पड़ा हुआ है अकाउंटिंग वालों में, एंट्री पास्ड बाय अकाउंटेंट। हो सकता है अकाउंटेंट ने भी यही एंट्रीज पास की हो, तो फिर ये रॉन्ग नहीं है। बस रॉन्ग एंट्री का मतलब होता है एंट्री पास्ड बाय अकाउंटेंट। अब काली पट्टी हटा के मैं देखने लगा हूं कि अकाउंटेंट ने क्या एंट्री की है। अकाउंटेंट को बेगम का फोन आया, हेलो हाय हाउ आर यू माय सरताज, आई एम वेटिंग फॉर यू, वी हैव टू गो ऑन फ्लाइट्स, हमने उड़ना है आज, सरताज जल्दी आओ। सरताज ने आओ देखा ना ताओ, सरताज ने एंड कैपिटलाइज्ड एज इंटेंजिबल क्या? फॉलोइंग। सरताज ने कहा सुना कोई इंटेंजिबल बन रहा है, चलो छोड़ो परे यार, गल नहीं मुकाओ। इंटेंजिबल एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट, हप हप हड़प हड़प, इंटेंजिबल अकाउंट का मुंह भर गया। और भाई इक्विपमेंट खरीदा है, मुझे जल्दी है। तो ये जरा ना अपने सवाल में ना खुद ढूंढनी होती है। ये काली पट्टी लगा के हम इसे इग्नोर कर दिया करेंगे ताकि ओरिजिनल एंट्री हमें पता चले, या फिर किसी हाइलाइटर से हाईलाइट कर लिया करेंगे कि इसको सवाल में पहली गो में नहीं देखना इस लाइन को। 2 स्किल्स हैं। स्किल नंबर 1, चलते चलते फिक्रे में ढूंढना कि अकाउंटेंट ने क्या किया है। ये पता चल जाया करेगा इस तरह के लफ्जों से, हैव बीन कैपिटलाइज, हैव नॉट बीन कैपिटलाइज, इस तरह के फिक्रों से पता चल जाया करेगा। इसे कहते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सवाल वाले ने बता दी है कि हमारे अकाउंटेंट ने क्या कर दी है। एक होता है इसको ढूंढना, अगला सवाल होता है ढूंढ के इसको रॉन्ग को पोस्ट करना। पोस्टिंग मैंने कर दी है। इस 692 सारे की उसने एंट्री कर दी, इंटेंजिबल डेबिट, कैश क्रेडिट, इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू ब्रेकअप। रॉन्ग एंट्री, इंटेंजिबल एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट, कितने से? 692 से। अब ऑब्वियसली अगर उसने पीपी डेबिट ही नहीं किया
तो फिर पीपी को डेप्रिशिएट भी नहीं किया होगा, इसने सब कुछ ही कहां डाल दिया, इंटेंजिबल में। एक सवाल जहनों में आ सकता है कि शायद इसने अमोर्टाइज कर दिया हो, लेकिन ये नॉन कैश टाइप एंट्री होती है, नॉन कैश टाइप। तो नॉन कैश एंट्रीज के बारे में सवाल गाइडेंस दिया करेगा। ये नॉन कैश टाइप एंट्री है, कैश इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो नॉन कैश टाइप आप कहेंगे ये भी तो नॉन कैश आइटम है, इसके बारे में सवाल क्यों नहीं गाइडेंस दे रहा? इसलिए कि उसने एज एन इंटेंजिबल डेबिट कर लिया, तो फिर पीपी की डेबिशन रिकॉर्ड नहीं की होगी। पीपी की डेबिशन उसने क्यों नहीं रिकॉर्ड की? पीपी रिकॉर्ड ही नहीं किया। इंटेंजिबल अमोर्टाइजेशन क्यों रिकॉर्ड कर सकता है? क्योंकि इंटेंजिबल इसने रिकॉर्ड किया, लेकिन वो उसने आगे क्लियर कर दिया। हाउएवर हमारे अकाउंटेंट ने इतनी जल्दी में था कि इंटेंजिबल जो गलत अमाउंट से अमोर्टाइज किया उसको शुक्र है गलत अमाउंट से कैपिटलाइज किया, उसका शुक्र है जाते हुए अमोर्टाइज करना भूल गया था। तो हाउएवर टीएल हैड नॉट रिकॉर्डेड एनी अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं की। तो अब रेक्टिफाइंग एंट्री में लिखूं या डायरेक्ट इसका इफेक्ट प्रॉफिट्स, एसेट्स और लायबिलिटीज पे सोच लूं? डायरेक्ट इसका इफेक्ट प्रॉफिट्स, एसेट्स और एंट्री रेक्टिफाइंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मेजॉरिटी सवाल आ रहे हैं वो इसी तरह आ रहे हैं, प्रॉफिट्स, एसेट्स और लायबिलिटीज पे इसका इफेक्ट बताना होता है। अब यहां तक नोट कर लें, सवाल के फिर फेस पे मैं जाने लगा हूं। ये ओरिजिनल और रॉन्ग लिखेंगे और यहां वर्किंग वन दे देंगे रेफरेंस। अब रेक्टिफाइंग की तरफ मूव करेंगे, लेकिन डायरेक्ट फेस पे। सामने लिखना जरूरी नहीं है, इसको इधर लिख दें, उसके नीचे लिख दे रहा हूं। ओके, असल में सवाल में डाटा काफी आसान था, इसलिए शायद उसने 6 नंबर रखे हैं। जी गलत फिगर बता दें एसेट्स की, लायबिलिटीज की और प्रॉफिट की। अनएडजस्टेड फिगर्स, एसेट्स 20, जी आगे 1620, साथ वाले को प्यार से कह दें, चल चल अच्छा हुआ, मैं सोच रहा था किसी दिन IAS 38 रिवाइज करूंगा, चलो इधर ही हो गया सर के साथ ही, मैं तो सोच रहा था अकेले रिवाइज करूंगा। बस इस तरह का हौसला देके ना उसे आगे चलाएं। अब जी अगर ये स्किल आपके अंदर है तो कमाल सी चीज है। अब आप देख लें क्या करना है। मैंने ना असल में एक्युमुलेटिव सिन क्लास इसलिए यूज नहीं किया था कि इंटेंजिबल क्लास यूज कर लिया, जरा आसानी हो गई। इधर भी पीपी क्लास यूज किया, जरा आसानी हो गई। पहले आइटम से शुरू करें। खर्चा बढ़ना चाहिए था 74 से, खर्चा बढ़ना चाहिए था 30 से। इतना टाइम नहीं होगा हमारे पेपर में कि एक एक चीज को देखें, अब सबको इकट्ठे ही देखेंगे। खर्चा बढ़ना, सारे P&L के आइटम ढूंढें। खर्चा बढ़ना चाहिए था 74 से, खर्चा बढ़ना चाहिए था 30 से, खर्चा बढ़ना चाहिए था 7.5 से। तीनों को जमा करें। 74 प्लस 30 प्लस 7.5, खर्चा बढ़ना चाहिए था। ये एक सब नोट टाइप चीज हुआ करेगी, सब नोट। खर्चा बढ़ना चाहिए था, बोलें किससे? 74 का खर्चा, 30 का खर्चा, 7.5 का खर्चा, 111। कोई इनकम वगैरह तो नेट करा दें मुझे, साथ ही फर्क कराएं। इनकम वगैरह तो कोई नहीं है। आप बता दें खर्चा कितने से बढ़ाऊं, बल्कि इसको रहने दें, साइंस आप लोगों को ऐसे कंफ्यूज करेंगे। यहां बता दें ये क्या है, खर्चा। खर्चा कितने से बढ़ाऊं? खर्चा बढ़ाने से प्रॉफिट। उसमें आपके साथ वाला पूछिए किधर से आया, तो उसके मुंह को थोड़ा सा नीचे
ये एक स्किल है जो अल्लाह आपके अंदर पैदा कर दे, ये एक स्किल है। समझ आ गई? बस ये था। अब एक और काम करें, टिक्कू मार दें इसको। तुम्हें मैंने उठा लिया, तुम ना रोना, जैसे माँ बच्चे को उठा लेती है। तुम्हें भी मैंने उठा लिया, अब तुम ना रोना। तुम्हें भी मैंने उठा लिया, अब तुम ना रोना, तुम ना रोना। अच्छा, आगे चलें, इंटेंजिबल को पकड़ें, एक एक करके फारक करें। इंटेंजिबल, अब इंटेंजिबल के साथ पीपी ना मिला दीजिएगा, अब इंटेंजिबल को अलग से ले लें। इंटेंजिबल ढूंढे, कहाँ कहाँ आ रहा है? जी बोलें 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 बोलें। इंटेंजिबल ढूंढें, सारे एसेट भी ढूंढे जा सकते हैं लेकिन वो जरा ज्यादा हो जाएगा। इंटेंजिबल्स ढूंढें। इंटेंजिबल बढ़ा कितने से? 258 से। इंटेंजिबल कितने से बढ़ा? 42 से। इंटेंजिबल कितने से कम हुआ? 7.5 से। ओके, इंटेंजिबल कितने से बढ़ा? 258। कितने से बढ़ा? 42। कितने से कम हुआ? जी बोलें। 2, ठीक है मैं इधर ही हूं। 292.5 वर्सेस 692। ये मेरे ख्याल से ओरिजिनल टाइप, और ये स्किल है जो सादा सी है, आपने अंदर पैदा करनी है। डन हो गया। ओरिजिनल एंट्री ये आ गई और रॉन्ग एंट्री ये आ गई। कितने से रिकॉर्ड होना चाहिए था? कितने से कर दिया? कम कर दें, एसेट बढ़ा दें, बस वर्सेस इधर लिख दिया काफी है। 399.5। अगली लाइन में मैं लिख देता हूं 399.5। क्लियर? इधर अंग्रेजियां भी लिखनी है सर? नहीं भाईजान, आप यही करते रहेंगे, बस एडजस्टमेंट नंबर 1 लिख दें, काफी है। एडजस्टमेंट 1 चल रही है, नीचे वर्किंग सब नोट में आ ही रही है, साथ 1 2 लिख सकते हो, ये 1 यहाँ 2। आगे चलें, किस पे? 692 पे अकाउंटेंट ने डिडक्शन भी तो की होगी। जरा धीमे धीमे से चलते हैं। ओके, वापस आ जाएं जल्दी से। किस किस को उठा लिया? उठा लिया, उठा लिया, उठा लिया, उठा लिया। कैश में करने की जरूरत नहीं हुआ करेगी, इन दोनों का टोटल 692 है। कितने से क्रेडिट होना चाहिए? अच्छा, इधर इंटेंजिबल जरा दोबारा देख लें। इंटेंजिबल मजे के होते हैं। डेबिट होना चाहिए था 258 और 42, और क्रेडिट होना चाहिए था 7.5 से, यानी ओवरऑल डेबिट मारना चाहिए था 292.5, मारना चाहिए था 292, मार दिया डेबिट 692, तो मारा और रिवर्स कर लें, 399 चपेड़े वापस ले लें। तो जो डेबिट पढ़ना चाहिए था और जो पढ़ गया उनका डिफरेंस लिया करना। अब अल्लाह का शुक्र है आगे आप चीजें खुद समझने लग जाएंगे। कितना क्रेडिट पढ़ना चाहिए? 692। कितना क्रेडिट पढ़ना चाहिए? कितना पढ़ा? 692। जितना कैश क्रेडिट होना चाहिए था उतना ही शहजादे ने कर दिया है। शहजादा जबरदस्त हीरा निकला। इसको टिक करते हैं, टिक जरूर करना, बस ये ठीक हो गया। चलो अब टिक मारने लगे हैं। चलो इधर देखें। अच्छा, अब पीपी रह गया, मैं, तुम और पीपी। पीपी कितने से डेबिट होना चाहिए था? इधर अगर मैंने कम रिडक्शन लिखा होता ना, थोड़ा सा आपको टफ लगता, थोड़ा सा टफ लगता कम रिडक्शन, वो फिर और कोई फिरका पैदा हो जाना था, पता नहीं कुछ और सोच। इसके इधर मैंने आसानी के लिए पीपी लिख दिया। कितना डेबिट होना चाहिए था? कितना क्रेडिट होना चाहिए था? कितना हो गया? तो बस कुछ करने की जरूरत नहीं, वर्सेस वर्सेस की जरूरत ही नहीं जी। कितना?
360 माइनस 72। IS 8 में शायद इस तरह की चीजें आप करते थे। 288 वर्सेस 0। रॉन्ग एंट्री तो है ही नहीं ना, रॉन्ग एंट्री में तो 0 हुआ। वर्सेस के इधर ना रॉन्ग एंट्री वाली फिगर हुआ करेगी। खर्चे में भी इसी तरह हो सकता था, खर्चा रिकॉर्ड हो गया, वर्सेस इतना रिकॉर्ड हुआ है, खर्चा तो उसने रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ। ये स्किल एक थी जो हमने स्किलफुली स्किलमेंट कर ली। अच्छा जी, कितना डेबिट पढ़ना चाहिए था? कितना डेबिट पड़ा? कितना डेबिट और मार दें? एसेट में डेबिट मारने। इस तरह की किसी एडजस्टमेंट के इंतजार में थे आप लोग काफी दिनों से। आज वो मन की आशा आपकी पूरी हो गई। कैश अकाउंटेंट से रिकॉर्ड करता है। कैश को आप लिखते टिक्को मार दिया करें, 360 और 72 को भी टिक्को मार दें। खर्चे को क्यों नहीं हमने वर्सेस से गुजारा? क्योंकि खर्चा अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था। कितना खर्चा रिकॉर्ड होना चाहिए था? 74, 30 और 7.5। कितना रिकॉर्ड हुआ? कितना और रिकॉर्ड कर लें? 111.5। खर्चे रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट कम हो जाएगा। ये करना था टर्म टेस्ट के सवाल में, क्वेश्चन नंबर 5। इस तरह किया नहीं हुआ FR 1 में? आपने किया हुआ ना? बस ठीक है, ओके चलें जी आगे। मोहतरम, ये अगली एडजस्टमेंट, ये IS 37 है और ये IS 2 है। तो IS 37 हमने पढ़ा नहीं हुआ, लेकिन कोई नहीं, एडजस्टमेंट कर लेते हैं। खैर, ये इंटेंजिबल्स तो पोस्ट हो गए हमारे सारे। इधर देख लो, किसी ने नोट करना तो। मैं ये बटन गिन लूँ इसकी, 10 हैं साइड में। चलें, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अ दावा of 20 million was lodged by a customer। अभी IS 37 नहीं पढ़ा हुआ, इसलिए समझने के लिए लिख लें, अगेंस्ट अस। कस्टमर ने हमारे खिलाफ केस कर दिया। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अ दावा ऑफ 20 million was lodged, कोर्ट में होता है ना केस लॉज, was lodged by customer against us। हमारे खिलाफ केस हो गया। मुंह खोल के अगले ने 2 करोड़ मांग लिया, वो चौप कहता है नहीं 2 करोड़, 2 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 2 करोड़, 2 करोड़ नहीं, 2 करोड़ फॉर सप्लाइंग फजूल चीजें। इस साल हमने कोई गड़बड़ चीजें उससे बेची हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉयर, द चांस दैट क्लेम विल सक्सीड, चांस के उसका दावा सच्चा निकलेगा, ये हाई चांस है। क्या चांस है? हाई चांस है कि वो केस जीत जाएगा। हम IS 37 में पढ़ेंगे कि हम परसेंटेज नहीं लगाया करेंगे, हम क्या कहेंगे 50% से ज्यादा चांस है केस हारने का, इसलिए हम हार ही जाएंगे। IS 37 में पढ़ेंगे तो परसेंटेज ना लगाएं। अच्छा, कुछ बता दें अकाउंटेंट ने क्या एंट्री की है? नहीं, आगे इधर कुछ भी नहीं लिखा हो, ये तो ऐसी कुछ और कुछ नहीं की, नहीं कुछ नहीं की, बस अब इसकी एंट्री फिर कर दें। और कर क्या सकते हैं? ऐसे बताना चाहिए था, अकाउंटेंट हैज नॉट रिकॉर्डेड दिस एडजस्टमेंट, लेकिन ऊपर एक लाइन सी आ गई है ना, वाइल रिव्यूइंग फॉलोइंग मैटर्स हैव बीन नोटेड, यानी ये चीजें नोट हुई हैं। ये सवाल ज्यादा अच्छा था, पॉइंट 1 में बता रहा था अकाउंटेंट ने क्या किया। अभी तो कुछ भी नहीं किया, तो इसको इग्नोर तो करना मुनासिब नहीं लगता, इसकी एंट्री कर दें। चलें जी, कोई एंट्री सोचें, एंट्री सोचें। आपके खिलाफ कोर्ट केस हुआ है, एंट्री सोचें। एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। हाँ, IS 37 किसी ने पढ़ा हुआ तो प्रोविजन क्रेडिट होती है, लेकिन छोड़ें बस, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। कस्टमर की तरफ पेएबल बुक कर ले, एंट्री पोस्ट कराएं जी। एडजस्टमेंट नंबर 2, एक्सपेंस डेबिट
एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस प्रॉफिट को कम कर देगा, पेबल क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट। एडजस्टमेंट नंबर 2 का ना फर्स्ट पैरा है, फर्स्ट पैरा सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं, एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट। ओके आ जाओ। बस ठीक है, ये करना है और एक फाइनेंशियल लाइबिलिटी का सवाल है तो 15 मिनट में हो जाएगा, फिर बुलाने रिक्शे वाले को, बुला लो रिक्शे वाले को। एट ईयर एंड, एट ईयर एंड कुछ टाइम बचा, एथिक्स का कर लेंगे सवाल। नो हाथ दो भी, नो क्या मतलब, नो मैंने बताना है। एट ईयर एंड 800 यूनिट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट वर इन आवर इन्वेंट्री। ये ना बिल्कुल अलग एडजस्टमेंट है, क्योंकि उसको जो बेचे हैं वो इन्वेंट्री में नहीं है, उसको तो डिफेक्टिव सेल कर चुके हैं ना, उनमें मसला निकला है। लेकिन बाकी फिर जब आप किसी को चीज बेचें और उसमें मसला निकल आए तो फिर आपको पता लगता है कि जो हमारे पास पड़ी हुई है उसमें भी मसला है। मिसाल के तौर पे आपने लैपटॉप की दुकान है, लोगों को लैपटॉप बेचे, लोगों ने कहा इसमें तो मसला है, तो अब आप कहेंगे वो जो मेरी दुकान में आप पड़े रह गए हैं उनमें भी तो शायद मसला है कोई, तो ये एडजस्टमेंट इससे डिफरेंट है। एट ईयर एंड 800 यूनिट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट इंक्लूडेड इन आवर इन्वेंट्री एट कॉस्ट। 800 यूनिट्स हमारी इन्वेंट्री में किस पे पड़े हैं, कॉस्ट पे। कॉस्ट कितनी है जी, 1,50,000 पर यूनिट, लैपटॉप ही समझ लेते हैं। 800 लैपटॉप हमारे पास 1.5 लाख पर यूनिट के एतबार से पड़े हैं। ऑल दीज हैव सेम डिफेक्ट, सारे डिफेक्टिव है, सारी डिफेक्टिव है। सारे का प्रोसेसर जब ऑन करो दर 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 कर 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 पुर 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 करने लग जाता है, प्रोसेसर उनका, आप नहीं। आमतौर पे ये लैपटॉप कितने का बिकता है, 2 लाख का, ज्यादा हो गया, नीचे देखें 2 लाख का। अच्छा जी, TL has already committed to sell units 300 to Jamal at a price of 2,20,000। जमाल आया था, उसने कहा था 300 लैपटॉप इकट्ठे चाहिए। आपने कहा मैं आमतौर पे तो लोगों को 2 लाख का बेचता हूं, लेकिन तुम खरीद तो बल्क क्वांटिटी रहे हो, मुझे देना तो तुम्हें डिस्काउंट चाहिए, लेकिन मेरी बात सुनो कि ये लैपटॉप जो है ना इस वक्त मार्केट में शॉर्ट हुए में है, तुम्हें इकट्ठे कहीं से 300 नहीं मिलेंगे। जमाल बेचारा हमारी बातों में आ गया, जमाल ने कहा बात तो तेरी ठीक है, 300 लैपटॉप कहाँ से इकट्ठे मिलेंगे, तो मुश्किल हो जाएगा, एक ही दुकान पे जाके मुश्किल हो जाएगा। अब कोई गोरमे पे जाए, कहे कि सर की क्लास हो रही है 150 डोनट दे दो, तो दुकानदार तो कहेगा नहीं, कहाँ से 150, नहीं होंगे। दुकान पे जाके 150 समोसे दे दो, दुकानदार कहेगा नहीं यार ये क्या बात है, ये तो मुश्किल होती है ना चीजें, इसलिए होती नहीं। अच्छा, तो TL has already committed to, फ्रेश हो गए, TL has already committed to sell 300 units to Jamal। ब्राउन कलर ही नहीं है, ये ब्राउन तो नहीं है। ओके, TL already committed to sell 300 units to Jamal at a price of 220। TL has a commitment ऑनर करनी पड़ती है। TL has estimated that 80,000 per unit would be incurred to remove the above defect। Further 80,000 लगेंगे डिफेक्ट रिमूव करने पे। Further each defective unit can be sold at 130 in current condition। तो आप अभी जमाल वाली साइड पे ना जाएं, आप अभी कमाल वाली साइड पे रहें। यूनिट्स बताएं कितने हैं, 800। कॉस्ट NRV, जमालियन यूनिट्स नहीं, नॉन जमालियन। जमाल के साथ कितना वादा किया हुआ है, 300 का। अच्छा, तो बाकी कितने बचे, 500। जमाल वाले और कमाल वाले 500। 500 की कॉस्ट जरा निकलवाएं, 500 इंटू 1.5 लाख, मिलियन में लिखवा दें, 75 मिलियन। ये 500 की क्या आ गई, कॉस्ट। स्टॉक इज रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का फॉर्मूला
एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल माइनस कॉस्ट टू रिपेयर। एक दिन इन्वेंट्री का फॉर्मूला खोल के मैंने आपको दिखाया था, जिसे कॉस्ट टू कंप्लीट लिखा हुआ स्टैंडर्ड में, या कॉस्ट टू रिपेयर माइनस कॉस्ट टू सेल एंड कॉस्ट टू रिपेयर। कॉस्ट टू सेल कमीशन वगैरह होता है, वो सवाल में दिया नहीं हुआ। माइनस कॉस्ट ऑफ रिपेयर माइनस कॉस्ट टू सेल। ओके, अब आप मुझे ये बता दें कि व्हाट इज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। जमाल वाली क्या करनी है? जमाल वाले तो 300 हैं, मैं 500 की बात कर रहा हूं। जल्दी जल्दी जल्दी। व्हाट इज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस? 200। नॉर्मल सेलिंग प्राइस 200। कितने यूनिट्स की? जरब 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 200 500 कौन बोल रहे हैं? ठीक है, क्वांटिटी पहले बताए ना। क्वांटिटी 500 और 2 लाख। जवाब 100 मिलियन। अच्छा जी, ये तरह मैं लाइन काट रहा हूं। टीएल हैज ऑलरेडी कमिटेड टू सेल इतने यूनिट्स टू जमाल। टीएल हैज एस्टिमेटेड दैट 80,000 पर यूनिट वुड बी इनकर्ड टू रिमूव द डिफेक्ट। डिफेक्ट रिमूव करने पे इतने पैसे लगेंगे। बताएं जी, कॉस्ट टू रिपेयर 500 ज़रब 80,000 40। कॉस्ट टू सेल जवाब 60। सबर सबर सबर, जवाब 60 आ गया। नेक्स्ट, ईच डिफेक्टिव यूनिट कैन बी सोल्ड फॉर 130,000 इन करंट कंडीशन। मोहतरम, 2 तरीके से एनआरवी निकालेंगे। 2 तरीके से एनआरवी निकालेंगे। पहला तरीका, रिपेयर करा के बेच सकते हैं। हां, रिपेयर करा के बेचेंगे तो इतना देके जाएगी ये चीज। अगर रिपेयर कराए बगैर बेचें, एनआरवी हायर ऑफ। कैलकुलेशन नंबर 1, कैलकुलेशन नंबर 2, कैलकुलेशन नंबर 2। दूसरा तरीका एनआरवी निकालने का, एज इट इज बेच दें, एज इट इज बेच दें। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस बताएं विद आउट रिपेयर, विदाउट रिपेयर। क्वांटिटी 500, 1,65,000। अब आपके पास 3 फिगर्स नहीं है। 75, 60 और 65 3 फिगर्स नहीं है, 2 फिगर्स हैं आपके पास। मुझे बताएं, आप मेहनत करके रिपेयर करा के 60 रुपए बचाना पसंद करेंगे या 65 रुपए की बचत डायरेक्ट ही पसंद करेंगे? 65 रुपए पसंद करेंगे। इन दोनों में से अच्छा वाला चुन लें। मुझे पता है एनआरवी, मुझे पता है इन्वेंट्री मैयर होती है कॉस्ट और एनआरवी में से लोअर पे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस कंसेप्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट के एनआरवीज 2 दे दिए सवाल ने जी। बता दें मोहतरम, कोई लॉस आ रहा है? नहीं आ रहा। 75 वाली चीज है। अब मैं नीचे बिल्कुल एक लाइन बनाने लगा हूं, ये लाइन बनाने लगा हूं। मुझे बता दें लॉस इधर से एनआरवी का कितना आ रहा है? कितने वाली चीज हमारी किताबों में पड़ी हुई है? अगर मैं मेहनत करके बेचूं तो 60, मेहनत किए बगैर बेचूं तो 65। बेहतर है मेहनत किए बगैर बेच दूं। और 75 वाली चीज कितने की बिकेगी? कितना फोरसीन लॉस है? 10 का लॉस। अब बात करते हैं जमाल वालों की। किनकी? जमाल वालों की। जमाल वाले 300 जो यूनिट्स हैं उनकी कॉस्ट, बोले 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 300 यूनिट्स इंटू 1.5 लाख जी 45, ये कॉस्ट आ गई। जमाल में मेरे ख्याल से 2 एनआरबीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मजबूर हैं, कमिट कर चुके हैं कि ओरिजिनल चीज उसको बेचनी है, गलत चीज नहीं बेचनी। तो जमाल में आपको 2 ऑप्शंस नहीं है। एनआरबी में जमाल को आप एज इट इज नहीं बेच सकते। यू हैव मेड कमिटमेंट टू सेल द ओरिजिनल लैपटॉप्स इन गुड कंडीशन, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इससे पैसे थोड़े अच्छे मिल जाएंगे। अब वो काली पट्टी हटाएं,
TL has committed to sell them for 2,20,000 जी. क्वांटिटी 300 into 66 लेस कॉस्ट टू रिपेयर. रिपेयर तो इसको नॉर्मल तरीके से करा के देना पड़ेगा इनटू 80,000 24 जवाब 42. इस तरह कर लेते हैं स्काई ब्लू. 75 वाली चीज को 65 पे लाने और 45 वाली चीज को 42 पे लाने. बताएं. लॉस 3. 10 और 3 को जमा करें 13. 13 की जनरल एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट. कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट. चलें जी. हाँ परपेचुअली बस एंट्री करनी है और कैसे करें. नोट कमिटमेंट जो कर दी होती है वो मतलब वही प्राइस हम एस्टीमेट लेते हैं तब बाकी यूनिट्स के लिए. नहीं. एक दिन ना मैंने IS2 आपको खोल के दिखाया था IS41 डिस्कस करते हुए. उसमें मैंने कहा था IS2 में ये गुंजाइश है अगर आप किसी चीज़ को कमिट कर चुके हैं ना तो फिर उसको फेयर वैल्यू पे ना लें, फिर उसकी सेलिंग प्राइस वही वाले लें जो आप कॉन्ट्रैक्ट में तय कर चुके हैं. लेकिन अगर आप कमिट नहीं कर चुके तो फिर आप एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू लेंगे जो बाजार में है. तो कमिटेड चीज की फेयर वैल्यू वो लेनी है जो कमिटेड है और जिसकी कमिटमेंट नहीं हुई उसकी फेयर वैल्यू एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस मार्केट वैल्यू. जमाल में 2 ऑप्शंस क्यों नहीं है. हमने कमिट कर दिया है कि उसे प्रोडक्ट्स गुड हालत में बेचनी है. एंट्री में करवाता हूं, दिखाता हूं. कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट. You're taking too much time. You have 1 minute left only. $75 versus 65. 45 versus 42. अब ज़रा सवाल पे नज़र मारें, आपको आसान महसूस होगा. 1.5 लाख क्या थी कॉस्ट. लैपटॉप की कॉस्ट समझ लें. 1.5 लाख क्या थी कॉस्ट. सोचा था सबको बेचेंगे 2 लाख का और जमाल को बेचेंगे 2 लाख. यू विल फील वेरी कंफर्टेबल. सबको बेचेंगे 2 लाख का, जमाल को बेचेंगे 2,20,000 का. चाहे जमाल को बेचें चाहे सबको बेचें, सारे लैपटॉप खराब हैं. 80,000 की क्या करानी पड़ेगी, रिपेयर करवानी पड़ेगी. लेकिन एक ऑप्शन जमाल के केस में अवेलेबल नहीं है, बाकियों के केस में अवेलेबल है कि रिपेयर कराए बगैर. फिर मैंने क्यों नहीं माइनस की कॉस्ट टू रिपेयर. फिर भी मुझे माइनस करनी चाहिए थी कॉस्ट, क्योंकि मैंने डिफेक्टिव भी बेचने, फिर मुझे रिपेयर का खर्चा तो नहीं पड़ेगा. तो इसलिए मैंने इस सिनेरियो में कॉस्ट टू रिपेयर माइनस नहीं की. अब बता दें लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV बैलेंस शीट में किस पे जाएगा 60, लेकिन बुक्स में कॉस्ट पे पड़ा होगा तो कितनी की एडजस्टमेंट करनी है 10 की. जैसे पिछली क्लास में कंसोलिडेशन में हमने पढ़ा है बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का डिफरेंस से एडजस्टमेंट होगी. कितने का बुक्स में पड़ा हुआ है, लाना किस पे है, दोनों में से लोअर पे. लोअर क्या है 42,
तो 42 पड़ा हुआ तो 3 का लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर इस जमाल के केस में ये 45 आ जाता, ये 46 आ जाता, तो 1 का गेन रिकॉर्ड करते नहीं, फोर्सिंग गेन रिकॉर्ड नहीं करने IS2 में। फिर इधर कितना एनआरवी लॉस आता? 0। लेकिन उस केस में स्टिल 10 का आता। एंट्री पोस्ट करवा दें। खर्चे बढ़ाने से प्रॉफिट कम हो जाते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, खर्चे बढ़ाने से प्रॉफिट। ये एंट्री आपको लिखनी नहीं पड़ेगी पेपर में, बस पोस्ट करनी पड़ेगी। इंटेंजिबल्स में एंट्रीज लिखनी पड़ेंगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैं, वो काबू नहीं आएंगी। ये तो सादा सादा एंट्री है, इसलिए लिखनी नहीं पड़ेगी पेपर में। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। पॉइंट 2 का सेकंड और थर्ड पैरा, सेकंड और थर्ड पैरा। या आप ये भी लिख सकते हैं प्रोविजन यानी कोर्ट केस और एनआरवी एडजस्टमेंट। टोटल्स घर जाके कर लीजिएगा। पेज नंबर 568 वॉल्यूम 2। क्वेश्चन नंबर 5, एडजस्टमेंट नंबर 2। इसकी कहीं कोई क्लास है, किसी कॉलेज में बेशक जा सकता है। पॉइंट 2 यूट्यूब पे लेक्चर पे ले ले। कोशिश करता हूँ मैं 10-12 मिनट में ख़त्म हो जाइए। पॉइंट 1 हमने नहीं करना अभी, ये हो भी नहीं सकता, आप लोग ट्राई भी ना कीजिएगा क्योंकि इसमें कंसोलिडेशन का एक कॉन्सेप्ट है। 568 पे क्वेश्चन नंबर गलत है, वॉल्यूम 1 IFRS 9 है ना, वॉल्यूम 1 पेज 568 क्वेश्चन 5। नो प्रॉब्लम, अगर बुक नहीं है कोई मसला नहीं। हम कौन सा दिल से पढ़ाई करें? नहीं दिल से पढ़ाई करें, लेकिन बुक्स ले आया करें, दिल दुखता है भाई का। क्वेश्चन नंबर 5, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ डिटरमिन्ड लिमिटेड आ गया, खीर हो गई। सवाल ही डिटरमिन्ड है, तो हमें अनडिटरमिन्ड ना कर दे। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिटरमिन्ड लिमिटेड फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 21 शो द फॉलोइंग: टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर। सिर्फ एडजस्टमेंट 2 करनी है। एक मिनट दे रहा हूं, आप लोग मुझे 31 दिसंबर 21 की ओरिजिनल एंट्रीज कर दें। जीआर एंड 31 दिसंबर 21 है। एक मिनट दे रहा हूं, एडजस्टमेंट 2 की जीआर एंड में नीचे लिख देता हूं 31 दिसंबर 21 है। 1 से 2 मिनट दे रहा हूं, ओरिजिनल एंट्रीज कर दें। आराम से देखें ना, हो जाएगा यार। भूल गया मैं, फेस वैल्यू, इशू प्राइस लिखें, बिस्मिल्लाह पढ़ के हो जाएंगी चीज़ें। थोड़ा सा रनिंग में मैं ले आया हूँ। फेस वैल्यू, इशू प्राइस, ट्रांजैक्शन कॉस्ट लिखें, हो जाएगा सब कुछ। खोलें रजिस्टर, साथ साथ लिखें पढ़ते हुए। फेस वैल्यू, इशू प्राइस, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इधर देखें, कैमरा लाओ इधर। ये फॉर्मेट चलेगा, ओरिजिनल, रॉन्ग, एसेट्स, लायबिलिटीज और प्रॉफिट। एक मिनट है आपके पास और अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाएं 1 साल का सिर्फ, और जनरल एंट्रीज कर दें ओरिजिनल।
यार ओरिजिनल तो कर दें, आप चुप करेंगे तो हम करेंगे, आप तो पूरी। और यार आप घर जाके लिख लें इफेक्टिव रेट पूरा लफज, बस फर्क कर घर भी जाना है। डेट, इफेक्टिव रेट, कूपन रेट, आगे बैलेंस, थोड़ा सा दूर करके बैलेंस। अच्छा इधर क्या करते होते हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट जमा करते हैं, माइनस माइनस करें, हाथ खड़ा कर दें, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बन गया तो वेल डन। पहले साल की जनरल एंट्रीज कर दें, ईयर एंड मैंने नीचे लिख दिया। आप लोगों में से कोई पढ़ा देगा अगली क्लास को? मैंने अगर जाना हो कौन पढ़ा देगा? ठीक ये लेक्चर चलवा देगा उनसे लेके। ओके अच्छा भाई, अकाउंटिंग ईयर एंड और हमारे लोन का ईयर एंड डिफरेंट है, तो वो इंटरेस्ट अमोर्टाइजेशन शेड्यूल तो उसी तरीके से बनाएं। चलें यार, इसका तो टाइम लग जाएगा, बस मैं करा देता हूँ। डीएल इशूड 6000 बॉन्ड्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 50 ईच, 1000 ईच। तो 1000 क्या था फिर? फेस वैल्यू बोल दिया करें ना मुंह से। फिर 1000 क्या था? 6000 बॉन्ड्स ऑफ 1000 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 50 ईच। तो फिर व्हाट वाज 1000? फेस वैल्यू। रिक्वायरमेंट तो आपको पता है, हम गायब कर देते होते हैं। अच्छा, फेस वैल्यू 6000 ज़रब 1000 इज इक्वल टू 6 मिलियन। आगे जब फेस पे जाऊंगा तो फिगर्स को कर दूंगा मैं। आगे चलें जी। इशू प्राइस इसको डायरेक्ट ही कर लेना, 5000 कुछ बनेगा। 6000 माइनस 50 कितना बन रहा है? बेटा डिस्काउंट ऑफ 50 ईच ना, 1000 माइनस 50 950, तो 6000 इंटू 9 5। अच्छा जी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट 20। एक मिनट, हाथ खड़ा करें। हाँ जी, नहीं 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 नहीं, ये नहीं करना, ये कभी नहीं करना, ये कभी नहीं करना, बिल्कुल नहीं। आप यहाँ पे बिल्कुल इशू प्राइस और ट्रांजैक्शन कॉस्ट शो करें, वरना रॉन्ग एंट्रीज में आप गलती करेंगे। डेटा पूरा जब तक आपके सामने नहीं लिखा होगा, रॉन्ग एंट्री में गलती हो जाएगी। सुन लो आज ये बात। ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी अनलकीली पर बॉन्ड दी हुई है। तो बॉन्ड्स कितने हैं? एक बॉन्ड कितने का? 1,00,000। हाँ, अब आपकी मर्जी है, रुपीज इन 1000 में कर लें, रुपीज इन मिलियन में कर लें। मैं रुपीज इन 1000 में कर रहा हूँ, रुपीज इन 1000 में कर रहा हूँ सवाल। यहां तक तो नोट हो गया। अच्छा जी, 1 जुलाई 21 को बॉन्ड इशू हुआ है। अभी भी टेंशन ना लें, पहले अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना लें 1 साल का। द कूपन इंटरेस्ट इज 11% पेएबल ऑन 30 जून, 12 महीने बाद। पहला इंटरेस्ट कब पे होगा? 30 जून 22 को। पहला इंटरेस्ट कब पे होगा? 30 जून। अच्छा, इन चीजों को ना ऐसे घूर के ना देखा करें, ये चीजें भी डर जाती हैं। 1 जुलाई 21 का साल है, तो पहला इंटरेस्ट कब पे होगा? 30 जून 22 को। एंड द इफेक्टिव रेट इज बॉन्ड्स और सब्सिक्वेंटली मेजर्ड एट अमोर्टाइज कॉस्ट। बात ही बता दी उसने, सोचना नहीं पड़ा। तो ओरिजिनल एंट्री करने से पहले ओरिजिनल एंट्री की वर्किंग, डेट, इफेक्टिव रेट एट 13%, कूपन रेट एट 11% और बैलेंस। कूपन रेट निकलना है एट 6000 ज़रब 1000, 6000 ज़रब 600, 6000 ज़रब 1000, 6000 हो जाएगा ना। रुपीज इन 1000 में कर लेते हैं ऑन 6000। चलें जी, डेट बताएं। 21। इशू प्राइस बताएं, इशू प्राइस 5700। ट्रांजैक्शन कॉस्ट
120 5700 माइनस 120 5580 इशू प्राइस माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अच्छा जी, ओहो अभी टेंशन ना लें जी ईयर एंड की, बस छोड़ें। रेट लगाएं 13%, 725.4, कूपन रेट 660। बैलेंस क्या करना है, बैलेंस शीट हमने थोड़ी बनानी है, तो छोड़े परे, बैलेंस शीट हमने थोड़ी बनानी है। ओके बताएं जी ओरिजिनल एंट्री। यकम जुलाई 21 कैश डेबिट फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रेडिट या लोन क्रेडिट या डिबेंचर क्रेडिट, कैश डेबिट फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रेडिट 5580। यार मेरा ईयर एंड 31 दिसंबर 21 है, मेरे ख्याल से हमारे साल पेमेंट कोई नहीं बन रही, पेमेंट अगले साल होनी है। लीज वाला काम करते हैं। ये इंटरेस्ट कितने अरसे के, 12 महीने का, मुझे 6 महीने का चाहिए। इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट पेएबल, पूरा टॉपिक पर मर गए। आज ये सुनना था, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रेडिट जी, अमाउंट, हाँ एक्सेलेंट, इसको 6/12 कर दें। 720 इंटू 6/12 362.7। चलें जी, नोट करें। ये तो मैंने आपका टाइम ज़ाया किया फाइनेंशियल लाइबिलिटी रिवाइज करा के। सच ही बताएं कितने लोगों को ये भी भूला हुआ था? क्या भूला हुआ था? ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस करना भूला हुआ था, एंट्रीज भूली हुई थी। एंट्रीज तो आसान है, कैश डेबिट फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रेडिट। और वो एंट्री क्यों नहीं करनी, फाइनेंशियल लाइबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट, वो अगले साल होगी। असल में शायद इस तरह का सवाल हमने किया, एक ही था हैंड रिटन पेज पे, वो पता नहीं फिर क्लास वर्क में था, घर में आपने जाके दोबारा किया होगा या नहीं, जहां काउंटिंग ईयर एंड और लोन ईयर एंड क्या आ रहा था, डिफरेंट। तो शेड्यूल बनाते हुए टेंशन कभी नहीं लेनी, एंट्रीज करते हुए ईयर एंड देखना है आपने। अब थोड़ी देर पहले आपको काली पट्टी याद है, काली पट्टी, जब काली पट्टी को हमने मिटाया था तो उसको ग्रीन पट्टी कर दिया था, तो मैं काली पट्टी मिटा के ग्रीन पट्टी करने लगा हूं, लेकिन ग्रीन पट्टी से रॉन्ग एंट्रीज आपने करनी है। अब ये मैं आपके अंदर कोई स्किल नहीं डेवलप कर सकता, ये अंग्रेजी पढ़ना है। IFRS 9 हम पढ़ चुके हैं क्लास में। नो, दिस इज नॉट IFRS 9, दिस इज अकाउंटेंट की बोंगी को समझना। असल में कोई आपके सामने बोंगी मारे ना तो कई बार समझने में भी टाइम लग जाता है क्या रहा है। मैं बोंगी दिखाने लगा हूं आपको, बिस्मिल्लाह, मैं बोंगी दिखाने लगा हूं। अभी तक ना कोई ऐसा फिक्रा नहीं आया था कि अकाउंटेंट ने क्या किया है। दिस इज, ये तो नहीं लिखा द ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज कैपिटल, इस तरह तो नहीं लिखा हुआ। तो ये जज करें इसके अंदर कोई ऐसा फिक्रा था कि अकाउंटेंट ने कुछ किया? ये तो सिर्फ डेटा फैक्ट्स दे रहा था, इससे मैंने सवाल निकाल लिया सारा, ओरिजिनल एंट्रीज। पर्दा डालें, दूसरे की गलतियों पे पेपर फेल कराएं। क्या करें? अच्छा एक बार याद रखिएगा, कैश की एंट्री अकाउंटेंट नहीं भूलता, कैश की एंट्री अकाउंटेंट नहीं भूलता। आपने जो भी एंट्री करनी है ना कैश की, उसमें डेबिट आपने 5580 ही मारना है।
5580 डेबिट मारना है। मैं अब 1 बाय 1 चीजों को लेके चलने लगा हूं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर्ड ऑन बॉन्ड्स was recorded as an asset. Transaction cost was recorded as an asset. Transaction cost 120 was recorded as an asset. कैपिटलाइज कर दिए एसेट, हालांकि ये लोन टाइप चीज है कोई। ट्रांजैक्शन कॉस्ट वाज रिकॉर्डेड एज एन एसेट, वाजे लिख दिया उसने एसेट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट वाज रिकॉर्डेड एज एन एसेट। कितनी है? 120। एंड इज अमोर्टाइज्ड ओवर 5 साल। एंड इज अमोर्टाइज्ड ओवर 5 साल, और ये 5 साल पे क्या की जा रही है? अमोर्टाइज की जा रही है। 1 जुलाई 21 को ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर हुई है और ये 5 साल पे अमोर्टाइज की जा रही है। 31/12/21 पे खड़े होकर इसने अमोर्टाइजेशन चार्ज की है इसकी। अमोर्टाइजेशन के लफ्ज को छोड़ें, बस एक्सपेंस का लफ्ज भी काफी है। एक्सपेंस डेबिट एंड एसेट क्रेडिट। शायद कोई इंटेंजिबल टाइप चीज इसने बना लिया है, डिवाइडेड बाय, लेकिन ये फैक्टर तो 1 साल की अमोर्टाइजेशन देगा। हमारा ईयर कब एंड हो रहा है? 31/12 को। हाँ, ये तो जाहिर सी बात है उसने सही किया होगा, उसमें आप कुछ भी नहीं बता रहा। एंड इट इज अमोर्टाइज्ड ओवर 5 years, तो 31 दिसंबर पे खड़े होकर उसने 6/12 तो किया होगा। इसके बाद पिछले सवाल में लिखा होता अमोर्टाइजेशन चार्ज ही नहीं की। अगर लिखा होता की है तो इतना तो हमें पता होता ना कि 3/12 की है। तो इस सवाल में लिखा हुआ अमोर्टाइजेशन चार्ज कर दी है, ये तो अमोर्टाइजेशन बनती नहीं है, पता नहीं कर क्या रही है। अभी देखें आगे होता है क्या। 6/12 डन। तो ये मैंने आपको सिर्फ इतनी सी बात लिख दी है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अच्छा, पेपर में कैसे चलते हैं? ट्रांजैक्शन कॉस्ट 120 इस तरह होता है ना पेपर में, इसी हम तो इसी तरह करते थे अपने जमाने में। ट्रांजैक्शन कॉस्ट 120 was recorded as asset, was recorded as asset। नहीं, ये तो यहां से आपको पता चल रहा होगा ना was recorded से, कि बच्चा पता क्या पूछ रहे हैं? बच्चा पूछ रहे हैं कि हम जब पेपर में पढ़ रहे होंगे तो ऐते उत्ते आएगी, ऐते थल्ले आएगी, तो मैं उत्ते थल्ले हो जाऊंगा। नहीं भाई, इस आपको इसमें आपने इसको पेपर में पढ़े काली पट्टी लगा देना है। was recorded, is being amortized, has been accrued। ये फिक्रे क्या मतलब दे रहे हैं? अकाउंटेंट ने क्या किया है। तो फिक्रे देखो ना, इसके अंदर फिक्रे देखो। फिक्रे क्या है? बोलो बोलो, जिसकी वजह से हमने इसे इग्नोर करना है। was recorded and being amortized, has been accrued। पिछले सवाल में लिखा होता है have been capitalized, not being amortized। इस तरह के फिक्रे आ रहे हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अकाउंटेंट की हमें खुद बता रहे, तो इसको तो मैं इग्नोर करूंगा। तो ये एक स्किल ये है कि ओरिजिनल एंट्री को पकड़ना। दूसरी है इन लाइनों को ढूंढ के रॉन्ग एंट्री को ढूंढना, रॉन्ग एंट्री की अंग्रेजी ढूंढना। अगली स्किल है रॉन्ग एंट्री की अंग्रेजी से रॉन्ग एंट्री बनाना। फर्दर, अद्दा इंटरेस्ट टू बी पेड has been booked, has been booked। अद्दा इंटरेस्ट टू बी पेड, बोंगे बच्चों ने इस इंटरेस्ट को अदा कर दिया था। सवाल चीख के पुकारा था टू बी पेड। अद्दा इंटरेस्ट टू बी पेड, टू बी पेड वाला कौन सा है? 660। हाय 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 हाय, कमाल होगी। अद्दा इंटरेस्ट टू बी पेड, टू बी पेड, टू बी चार्ज टू P&L नहीं लिखा हुआ इसने। अद्दा इंटरेस्ट टू बी, असल में अकाउंटेंट ना टोटली इस ट्रांजैक्शन को समझा ही नहीं, उसने पेमेंट को शायद खर्चा समझा हुआ है। अद्दा इंटरेस्ट टू बी पेड, तो मेजर बच्चों ने इस टू बी पेड के लिए उसको इग्नोर कर दिया था, इंटरेस्ट वही वाला पकड़ लिया था। अद्दा इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन 30 जून, और वाजे लिखा भी था उसने, इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन 30 जून का अद्दा, 330 का अद्दा हैज बीन बुक्ड। ये रिकॉर्ड हो गया किताबों में।
हैज बीन बुक्ड। ये किताबों में रिकॉर्ड हो गया है, शुक्र है तुमने रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन रिकॉर्ड मेरे ख्याल से सही अमाउंट नहीं की। अद्दा इंटरेस्ट टू बी पेड, अद्दा इंटरेस्ट टू बी। अब ये स्किल आहिस्ते से डेवलप हो रही है ना, अभी सवालों में आना शुरू हुई है, अभी सवालों में आना शुरू हुई है। अब पहले दिन ही अगर मुंह खोल के बैठ जाएंगे तो मक्की को, सॉरी आई टेक माई वर्ड्स, डू नॉट बैक। अद्दा इंटरेस्ट टू बी पेड। अच्छा, अकाउंटेंट कैश की एंट्री नहीं की होगी क्योंकि इंटरेस्ट पे ही नहीं हुआ, तो क्या क्रेडिट किया होगा? बुक हो गया, बुक हो गया, हैज बीन बुक्ड। मैं कहूं बिजली का बिल बुक हो गया, आया ही नहीं था अभी, पेएबल, पेएबल। और पेएबल वही वाला जो हम यूज करते हैं, पेएबल वही वाला। खुदा के लिए कैश कोई बोंगा पेपर में क्रेडिट ना कराए। क्यों? उसने क्या किया है? अद्दा इंटरेस्ट टू बी पेड इज पेड, पे हो ही नहीं सकता यार, ये तो ट्रांजेक्शन डील के खिलाफ है। डील 31 दिसंबर को मैच्योर नहीं हो रही, साल बाद इंटरेस्ट देने। अद्दा इंटरेस्ट इज बुक्ड, बस ये लिखा हुआ है उसने, अद्दा इंटरेस्ट टू बी पेड इज बुक्ड। व्हाट इज टोटल इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन 30 जून इज 660। अद्दा इज बुक्ड, अद्दा इज बुक्ड, तो क्रेडिट क्या किया होगा फिर? फाइनेंशियल लायबिलिटी। इंटरेस्ट पेएबल को नया अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं, अकाउंट अपने वाले ही चलाइएगा, जो नाम आप इधर यूज करें वही उधर भी यूज कीजिएगा। अब एक चीज उसने नहीं बताई। क्या नहीं बताई? नहीं 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 नहीं, एक चीज उसने नहीं बताई, मेरा कैश टैली नहीं हो रहा। इधर मैं कैश डेबिट कर रहा हूं 558 सिफर से, इधर मैं कैश क्रेडिट कर रहा हूं 120 से। उसने 6000 से 5700 की एंट्री नहीं बताई, उसने 5700 की एंट्री नहीं बताई, उसने 5700 की एंट्री नहीं बताई। इस एंट्री का ना बताना नेमत है हमारे लिए, शुक्र है इस एंट्री का नहीं बताया। कैश की एंट्री अकाउंटेंट भूलता नहीं। मेरे ख्याल से अगर उसने ट्रांजैक्शन कॉस्ट की अलग एंट्री की है ना, तो फिर उसने 5700 की अलग एंट्री की होगी। मुझे ये लग रहा है वैसे, क्योंकि कैश मैंने टैली कराना है, ये बात बेसिक है, कैश मैंने टैली कराना है। कैश क्यों टैली कराना है? कैश की एंट्री अकाउंटेंट गलत कर नहीं सकता। अगर उसने 120 की अलग एंट्री कर दी है, तो क्या उसने 5700 की एंट्री भूल गया होगा, या कैश में लोन लिया नहीं भूला होगा? उसने असल में इनको नेट किया ही नहीं, उसने इसकी एंट्री कर दी होगी कैश डेबिट लोन क्रेडिट, और इसकी एंट्री मैंने लिख दी है एसेट डेबिट। सर आपको कैसे पता चला? सर आपको कैसे पता चला? सर 3 बातें, अल्लाह का शुक्र है थोड़ा बहुत दिमाग लगाया करेंगे आइंदा हम। आज तो नई चीज है, नई बातें हैं, पहली दफा इस तरह क्लास में पढ़ाया जा रहा है, आज तो नई नई बातें हैं, तो थोड़ा सा जरा परेशानी भी हो रही है, लेकिन हम कम से कम आज के बाद इतना तो जरूर कर लिया करेंगे कि इस तरह की लाइन पढ़ के कोशिश कर लिया करेंगे कुछ ना कुछ एंट्री बनाने की। ट्रांजैक्शन कॉस्ट 120 was recorded as asset, well done, and being amortized over 5 years, well done. As it is एंट्री से मैं वहां से लिख रहा हूं, मैं लकीर का फकीर बना हुआ हूं। आधा इंटरेस्ट हैज बीन एक्रूड, आधा इंटरेस्ट हैज बीन बुक्ड। कौन सा वाला? पेड वाला। आज पहली दफा ये स्किल डेवलप हो रही है, ऐसा ऐसा होगी, शक्लें ना बनाएं प्लीज। आधा इंटरेस्ट टू बी पेड इज बुक्ड, आधा इंटरेस्ट टू बी पेड इज। ये सारी करने के बाद लकीर के फकीर बन के आपने अच्छे खासे मार्क्स ले लिए हैं। ये सारी करने के बाद आप सोचेंगे कि एक रूल बताया था कि कैश की एंट्री अकाउंटेंट नहीं भूलता, तो इतना कैश ज्यादा आया हुआ 5580, मैं उल्टा कैश क्रेडिट कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि इस 120 और इस 5580 में जरा कुछ सोच के बताएं डिफरेंस क्यों है 120 और 5580 में? 5700 का डिफरेंस है। तो इसकी कोई एंट्री जरा सोच के बता दें, मैंने जगह छोड़ी हुई थी। कैश डेबिट लोन नहीं, नाम वही यूज करें। अब अकाउंटेंट का फिरका सुन लें। अकाउंटेंट शायद कैश बेसिस पे चलता था। अकाउंटेंट कहता था लोन आया 5700, गाली मुकाओ। अकाउंटेंट ने कहा लोन आया, अल्हम्दुलिल्लाह लोन आया 5700 का, कैश डेबिट लोन क्रेडिट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट लायर को दी, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, और उसने समझा शायद इसका फायदा 5 साल आएगा। हालांकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट को इस तरह नहीं करते, बल्कि लोन में से क्या कर देते हैं? नेट कर देते हैं।
यहां तक मैं क्या बनाऊं, लकीर का एज इट इज। मैं नहीं, आप लोग भी, मुझे अकेले को बनाया हुआ है। अच्छा, यहां तक हम क्या बने हैं, लकीर के फकीर। और यहां पर हम क्या बने हैं, सोचा हमने। अब ये सारा करने के बाद ये सब कुछ आप लोग खुद ही लिख लीजिएगा, और अगली सवारियों ने आने, उन्हें आप लोग भी नहीं बताना कि 1.25 घंटा हो गया था। अच्छा, उन्हें कहाँ आ गया, कैश कितने से डेबिट पड़ा। अब ये बच्चों वाली स्किल है, ये जरा डेवलप कर लें। कैश कितने से डेबिट हुआ, और इधर भी ओवरऑल कितने से डेबिट हो गया, नेट करके देख लें। लायबिलिटी कैलकुलेटर पकड़े, आप कैलकुलेटर पकड़े, इन दोनों लायबिलिटीज को जमा करें। बंदा रखा हुआ जमा करने के लिए उसे करवाएं, इन दोनों को जमा करें। हाँ जी, 59.7 क्रेडिट, बढ़िया लायबिलिटी, वर्सेस ये वाली स्किल तो होगी है ना वैसे, थोड़ी थोड़ी डेवलप। इधर तो मुंह नहीं बनाने की जरूरत ना, इधर मुंह ना बनाए, मुंह सिर्फ इस एंट्री में बनाना था। 6030, ठीक है जी। लाइबिलिटीज कम कर दें, 87.3 लाइबिलिटीज कम कर दें। सबर नोट कर लीजिएगा, 87.3। आगे चलें, टिकू मार दें, टिकू 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 टिकू। डन। क्या क्या रह गया, खर्चा इधर भी पड़ा हुआ है, खर्चा इधर भी है। मजा आ रहा है, खर्चे का मजा आएगा। खर्चा कितना, 362. एक तो इसने इंटरेस्ट भी निकाला हुआ है, इसने इसको मोटाइज भी किया हुआ है। 342 खर्चा बढ़ाने, खर्चे बढ़ाने से प्रॉफिट कम हो जाएगा। 20 पॉइंट। दिस स्किल इज इजी, दिस स्किल इज बिट डेवलप, ओके, वेरी इजी, नाइस। अच्छा जी, टिक्कू मारो, टिक्कू मारो, टिक्कू टिक्कू मारो, टिक्कू। अब दूसरी क्लास से आए हैं यार, इनको तो जा लेने दे यार, आज हम बैठे। ऐसा डेबिट हुआ 120 से और क्रेडिट हुआ 12 से। ऐसा तो इधर पढ़ा ही, मैन आई मिस्ड इट, ऐसा तो इधर पढ़ा ही नहीं हुआ। 108 का डेबिट पड़ा हुआ था, इसका क्या कर दें, कम कर दें, कितने से, 108। ये था एक मिनट, थोड़ा सा जरा ये तीनों लाइनें आज के बाद पढ़ के जरा ट्राई कर लिया करेंगे। लकीर के फकीर, ट्रांजैक्शन कॉस्ट वाज रिकॉर्डेड एज एसेट, फीलिंग रिलैक्स, फील रिलैक्स अगेन, एंड बीइंग अमोर्टाइज्ड ओवर, आधा इंटरेस्ट टू बी पेड, आधा इंटरेस्ट टू बी इज रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड का क्या मतलब है, आप पे भी कर दिए या पे तो बाद में होना है, पे बाद में होना है ना, तो लायबिलिटी बुक होगी। उसके बाद एक एंट्री थोड़ी सी थी, वो तरह मैंने आपको एंड पे कराई है, कैश डेबिट फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट, बाकी तो स्किल है। तस्वीर खींचे, अगले बच्चों ने आना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। बंद कर दो रिकॉर्डिंग, अल्लाह हाफिज।